जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं उज्ज्वल परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। आज की क्लास थोड़ी सी लेट रहेगी भाई। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, जैसे कि आज मौसम है, बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है, सुबह से बारिश हो रखी है, तो पहला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ ले लेते हैं कि ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया, जो कि चर्चा का विषय था। ऑपरेशन सर्द हवा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन भी आपका ऑपरेशन सर्द हवा ऑपरेशन सर्द हवा हाल ही में चर्चा में रहा है। अभी किस में रहा है? चर्चा में है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, या इससे किससे इसका संबंध है, किससे है? चलिए दोस्तों, बात करिए आज के क्वेश्चन की। आपका पहला ही क्वेश्चन है ऑपरेशन सर्द हवा। यहां पर बात करते हैं। देखिए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं आज, बहुत बेहतरीन शिमला जैसा मौसम बना हुआ है। और उज्ज्वल परिवार फिर भी आप लोगों के बीच में यहाँ लेट है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं, इस वजह से लेट थे। जो समझ रहे हैं, जिन्हें पता है उनको पता है कि क्या मजबूरी रही होगी सर की। चलिए, फिर भी ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आप लोगों का। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, ऑपरेशन सर्द हवा चर्चा में है, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चलो देखिए, बता देता हूं आपको। यह ऑपरेशन जो विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल कौन सा है? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारत का बीएसएफ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अभी हाल ही में जो चर्चा में है, ये बीएसएफ के द्वारा लॉन्च किया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दो प्रकार के ऑपरेशन लॉन्च करती है। अभी सर्दी ठंडी का मौसम है, ठंड में बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जो मिलिटेंसी वगैरह होती है, और ये खास करके जैसलमेर की तरफ या राजस्थान में मैं कहूं, वहां पर ये लॉन्च किया जाता है। ठंड में मिलिटेंटों का आने का ज्यादा खतरा रहता है, टेररिज्म का आने का ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि वो ठंड का फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये हर बार लॉन्च होता है, हर साल। सर्दी में भी होता है लॉन्च, और गर्मी में भी। ऑपरेशन गर्म हवा जो आपका मई जून में होता है, और सेम आपका ये अभी दिसंबर में। इसमें होता क्या है भाई? इस ऑपरेशन के दौरान कर्मचारी और अधिकारी सारे के सारे कहां पर रहते हैं? आपके बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, उन्हें बॉर्डर के पास रहना होता है। तो ये ऑपरेशन अभी चर्चा में रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपका बीएसएफ के द्वारा, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह आप लोगों को पता लग गया, बीएसएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दो ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन सर्द और ऑपरेशन गर्म हवा। सर्द हवा और गर्म हवा दो लॉन्च करती है। गर्म हवा आपका कब? गर्मियों के अंदर होता है भाई, गर्मियों में होता है। ये कब होता है? मई जून के अंदर होता है। मई जून में आपका ये ऑपरेशन लॉन्च होता है, और जनवरी के अंदर आपका सर्द हवा लॉन्च बीएसएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कहां पर होता है? खास करके हम विशेष तौर पे बात करें तो जैसलमेर भाई, जैसलमेर में होता है। कहां पर होता है? आपका जैसलमेर के अंदर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आज का ये पहला ही जो क्वेश्चन आप लोगों का, एक्चुअली ये कल का क्वेश्चन था। कल किसी कारण से थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया था। आपका एक क्वेश्चन चला था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, जो हमने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर किया था। उन्हें कौन कौन से अवार्ड, 9 देशों से अवार्ड मिले, 5 संगठनों से। तो उस क्वेश्चन में ज्यादा समय लगने की वजह से ये क्वेश्चन आपका रह गया था। तो चलिए, जैसलमेर के अंदर भी आपका ये लॉन्च किया जाता है खास तौर पे, और हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष होने वाला है, हर वर्ष ये ऑपरेशन लॉन्च करती है बीएसएफ भाई आपकी। ठीक है, घने सर्दी, कोहरा, सारी चीजें। और ये अब हो कब से कब तक रहा है? तो ये आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, 23 जनवरी से लेकर के आपका ये 28 जनवरी तक, 23 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक आपका ऑपरेशन सर्द हवा चलने वाला है। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अंदर आपके जवान, कर्मचारी, अफसर सारे के सारे कहां पर रहते हैं? बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। ऊंटों का इसमें सहारा लिया जाता है, या फुट जो पद चिन्ह होते हैं उन्हें भी देखा जाता है। बहुत सारा सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे काम इसमें किए जाते हैं। ओके, चलिए, ट्रैकिंग भी होता है इसमें, पैदल, घुड़सवार, अपने ऊंटों पे सवार, बहुत, और नाइट विजन वगैरह लगा करके ये हमारे किसकी बॉर्डर की रक्षा करते हैं। और आज इन्हीं जवानों के दम पर हम क्या है? सुरक्षित हैं भाई। ठीक है, ओके।
चलिए आगे बात करें थोड़ी सी, एक बार हम बीएसएफ की, सॉरी भाई, बीएसएफ की स्थापना ले लेते हैं। स्थापना, बीएसएफ की स्थापना की बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई। किसकी? सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई है, ये भी आप लोगों के बीच में है। विश्व का सबसे बड़ा जो आपका बीएसएफ है, ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है भाई। पूछ लेगा आप लोगों से, तो अर्धसैनिक बल में काउंटिंग होती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये भी आप लोगों को पता है। किसके अंदर आता है? अर्धसैनिक बल है भारत का। सीमा सुरक्षा बल सीमा की रक्षा करता है, चाहे वो जे&के हो, चाहे वो आपका राजस्थान हो, या कहीं पर भी जो बॉर्डर के साथ लगती है। इनके आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेता आप लोगों से कि वाक्य, तो जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत कर्तव्य है, यानी कि पूरे जीवन भर क्या करेंगे? अपना कर्तव्य निभाएंगे। आदर्श वाक्य मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आप लोगों के लिए कि सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य क्या है? तो जीवन पर्यंत कर्तव्य। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। कल क्वेश्चन था कि न्यू दिल्ली का उद्घाटन किसने किया था, या किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली का, जब भारत की इसको राजधानी बनाया गया था। ये भी अभी महानिदेशक, वर्तमान में महानिदेशक बीएसएफ के वर्तमान के महानिदेशक की बात करें वर्तमान में, तो पंकज शर्मा साहब हैं। कौन है भाई? पंकज शर्मा साहब क्या? पंकज कुमार सिंह, सॉरी पंकज कुमार सिंह है भाई, पंकज कुमार सिंह शर्मा साहब नहीं है, वो कोई और है, पंकज कुमार सिंह है। ये इसके क्या है? वर्तमान में महानिदेशक है। अगस्त 2021 से ये इस पद पर है, अगस्त 2021 से ये इस पद के ऊपर है। टोटल बटालियन, मैंने बात करी विश्व का सबसे बड़ा है, तो इसके अंदर जो बटालियनों की संख्या है, बटालियन एक हरियाणा में पूछा गया था, हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन था, सीमा सुरक्षा बल, हरियाणा जो बल है, सुरक्षा बल है, उसकी कितनी बटालियन थी, इसी टाइप से। तो ये भी पूछ सकता है आपका, नेशनल लेवल पे पूछ सकता है। तो 188 लगभग इसकी क्या है भाई? बटालियन है। कितनी बटालियन है? 188। और किसके अंडर आती है? आपकी होम मिनिस्टर। और होम मिनिस्टर कौन है हमारे आज की डेट में हम बात करें तो अमित शाह, अमित शाह साहब है। साथ ही अमित शाह साहब के पास एक नया मंत्रालय, देखिए यहां पर अगर होम मिनिस्टर की बात करें, होम मिनिस्ट्री किसके पास है? तो ये भी आपकी अमित शाह, किसके पास भाई? अमित शाह के पास है। ये आप लोगों को पता। साथ ही एक नया मंत्रालय हुआ, नया मंत्रालय कौन सा? सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। और सहकारिता जो मंत्रालय है वो, उसके भी मंत्री कौन? हमारे मोटा भाई कौन है? अमित शाह साहब क्या है? उसके भी मंत्रालय है, उसके भी मंत्री यही है। चलिए बड़ा शानदार क्वेश्चन था भाई, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा आप लोगों के बीच में। चलिए भाई मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए भाई बहुत बेहतरीन से जो क्वेश्चन है, क्लास आप लोगों के बीच में आप लोगों को डेली मिल ही रही है। बहुत कम लोग इस क्लासों को देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, जो देखेगा वो पाएगा। वही बात है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटे इनके पास करेगा सो भरेगा, क्योंकि वह है उदास। तो यहाँ पर मेरे कहने और सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021, सर्वश्रेष्ठ फीफा जो पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार, फीफा का संबंध आप लोग समझ सकते हैं फुटबॉल गेम से, तो उसमें 2021 के पुरस्कार दिए गए हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कल भी एक क्वेश्चन था आप लोगों का, आज भी दूसरा क्वेश्चन ये पुरस्कारों को लेकर के। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं हाल में। किस किस को किए गए हैं इसके ऊपर बात करेंगे, किए गए हैं भाई। चलिए फीफा बोलते हैं, आपके दिमाग में आता है फीफा वर्ल्ड कप होता है, तो इसका किस खेल से संबंध आता है? संबंध है तो फुटबॉल से है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा देखा जाने वाला जो आपका वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप ही है भाई। पीछे देखा, एग्जैक्ट मैं डाटा नहीं दे सकता, बट ये था कि सबसे ज्यादा लोगों ने उस खेल को देखा था। चलिए फीफा की बात करें। फीफा थोड़ा सा इसके ऊपर जिक्र करते हैं भाई। फीफा FIFA, तो इसका पहले तो सबसे पहले फुल फॉर्म ले लो इसकी, तो हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल
फेडरेशन इंटरनेशनल बी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या हो जाएगा आपका ये? फेडरेशन इंटरनेशनल बी फुटबॉल एसोसिएशन। ये आपका क्या होगा भाई? फीफा होगा। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से भी, फुटबॉल से है, ठीक है। इसकी बात हो चुकी है आप लोगों के बीच में। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा जो पुरस्कार दिए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार कौन से 2021 वाले किस किस को मिले, उसके ऊपर यहां पर बात होनी है। देखिए, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसका भाई? फुटबॉल। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, यहां पर किसकी बात हो रही है? पुरुष की बात हो रही है, मैन की। तो ये आपके किसको दिया गया है? आपका रॉबर्ट साहब है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। सर्वश्रेष्ठ मैन की बात कर रहा है यहां पर। साथ ही यहां पर अगर हम बात करें किसकी? मेल की होगी। अभी फीमेल की अगर बात करते हैं तो ये है एलिकेसिया पुटेलस। एलिकेसिया पुटेलस हो गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, विशेष किसकी बात भाई? विशेष सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार, ये आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसको दिया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। सेम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो पुरस्कार दिया गया है, ये किसको दिया गया? पुरुष में, मेल में बात करें तो ये है एड्रोड मेंडियू। किसको दिया गया? एड्रोड मेंडियू को दिया गया है फीफा पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? आपका एरिक नेमलेस को किसको दिया गया है फीफा पुरस्कार? ये एरिक। सर्वश्रेष्ठ कोच की बात करें, कोच का जो पुरस्कार दिया गया है, ये किसको दिया गया है? तो ये है थॉमस ट्यूलेस। थॉमस ट्यूलेस को सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार दिया गया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन था आप लोगों का। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कारों का वितरण हुआ 2021 का, किस किस को दिए गए हैं उसके ऊपर बात हुई है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 2021 दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं। उसके बाद फीमेल की बात करें तो एलिकेसिया है, पुटेलस है। पुरुष पुरस्कार की बात करें, विशेष सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गोलकीपर की बात करें तो एडवर्ड मेड्यू है भाई। उसके बाद कोच की अगर हम बात करते हैं तो थॉमस ट्यूलेंस है। इसका एक बार नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, यहां पर और बात कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, इसकी भी यहां पर ये बात करा, साथ के साथ नोट करेंगे भाई, ठीक है। ओके, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जो ये पुरस्कार ये कब प्रस्तुत किया गया था? आपका 1991 से लेकर के और 1991 से लेकर के 2015 तक ये आपका रहा है भाई। 1991 से 2015 तक, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई।
ओके, ये किस किस को दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ कोचों को दिया जाता था, सारा कुछ था इसके अंदर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर की यहाँ पर ये बात कर रहा है 2015 में तक, ये रहा 1991 से 2015 तक। और माल्टा, नोट डाल के लिखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका भी। माल्टा यह पुरस्कार पाने वाले हैं, यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भाई कौन है आपके? माल्टा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फीफा के ऊपर। तो ये गैर लाभकारी संगठन आपका भी, फीफा क्या है? गैर लाभकारी। इसका मतलब आप समझते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा नहीं। लाभकारी है, गैर लाभकारी संगठन है। ये फुटबॉल से संबंधित है, ये आप लोगों को पता है सारी चीजों का। चलिए अब यहां पर बात करेंगे, देखिए 1900 ये जो फीफा वर्ल्ड कप को लेकर, एक बार मैं इसको रफ कर दूं, उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप पे बात करेंगे भाई। देखिए यहां पर फिर एक बार आप लोगों को बता देता हूं, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कारों की यहां पर बात हुई है, ये आप लोगों के बीच में मैं बता चुका हूं। फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें 2091 से 2015 तक रहा माल्टा, यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ये आप लोगों को पता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप पे भाई। फीफा जो वर्ल्ड कप है अब तक हर 4 साल में एक बार होता है, ये भी आप लोगों को पता है। इसके अंदर 30 देश, मेरे ख्याल में 30 के करीब हैं जो भी भाग लेते हैं। साथ ही बात करें अब तक सिर्फ ये वर्ल्ड वार के दौरान इसको कैंसिल किया गया, नहीं ये लगातार हो रहा है। अगला आपका जो होने वाला है 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है? कतर के अंदर है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, फीफा वर्ल्ड कप अगला आपका 2022 का कहां होने वाला है? कतर के अंदर होने वाला है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। ये भी आप लोगों को पता है भाई, ठीक है, ओके। 1930 में इसका उद्घाटन हुआ था भाई, 1930 में उद्घाटन हुआ इसका। कब हुआ? 1930 में इसका उद्घाटन किया गया। हर 4 वर्ष में होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है भाई, ये भी आप लोगों को पता है। 1942 और 46, 1942 से 1946 के बीच में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था? विश्व युद्ध था भाई। विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ, ये भी आप लोग जानते नहीं, ठीक है। और वर्तमान में जो चैंपियन है, वर्तमान चैंपियन की अगर हम बात करें तो फ्रांस, 2018 वाला जो वर्ल्ड कप था, 2018 में ये जो फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? फ्रांस द्वारा जीता गया था। वर्तमान चैंपियन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस है, और ये दूसरी बार बना था। फ्रांस दूसरी बार चैंपियन बना था भाई। फ्रांस कौन सी बार चैंपियन बना था? दूसरी बार चैंपियन बना था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दल की अगर बात करें इसके अंदर, तो दल कितने होते हैं? 32 होते हैं। और सबसे सफल दल, यानी कि सबसे सफल दल की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राजील कह सकते हो आप। ब्राजील सबसे सफल दल रहा है, 5 बार इसने इसको पुरस्कार को हासिल किया भाई, ठीक है, हर प्रतियोगिता में। ओके, स्पेन ने 1 बार, अर्जेंटीना ने, इटली ने, अर्जेंटीना, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील, ये आपके क्या रहे हैं? विनर रहे हैं भाई। यहां पर हमने किसकी बात करी? फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के बात करी है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों को पता लग गया भाई। चलिए आगे और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है भाई। क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, और ये आपको 2022 के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं पेपरों के बीच में, ये ध्यान रखेंगे आप लोग भाई। थोड़ा सा देखिए डिस्टर्बेंस हो सकता है भाई, हल्की फुल्की बारिश दोबारा से शुरू हो चुकी है, जिसका कि असर हमारी क्लास पर होता है। कुछ स्टूडेंट इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते नहीं। चलिए बात करते हैं केसीआर किट स्कीम क्या है। केसीआर आपका क्या है? केसीआर किट, केसीआर किट स्कीम। स्कीम क्या है जो कि चर्चा में रही है भाई? क्या है? इसके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम, इस स्कीम के अंदर क्या हो रहा है भाई? भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए चर्चा में रही, बंद हुई, स्टार्ट हुई। और ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी केसीआर स्कीम? तो यहां पर मैं बता दूं, देखिए तेलंगाना सरकार की तरफ से ये स्कीम थी। और इसमें क्या था भाई? तेलंगाना सरकार ये जच्चा बच्चा से संबंधित थी। इसमें कुछ सामान इशू किए जाते थे जो सरकारी
हॉस्पिटल्स में जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें कुछ आवश्यकता की चीजें दी जाती थी, जैसे बच्चों का तेल हो गया, बच्चों का साबुन हो गया, बच्चों का डायपर हो गए, और उनकी मदर से संबंधित चीजें वहां पर दी जाती थी। लेकिन इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ, इस वजह से ये बीच में बंद हुई, या भ्रष्टाचार के आरोप इस पर लगते रहे हैं। अब ये फिर चर्चा में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भ्रष्टाचार कैसे होता है कि जो प्राइवेट में भी जो बच्चे पैदा हो रहे थे उन बच्चों को भी सरकारी उसमें दिखा करके और वहां से बजट ले लिया गया। तो सबसे पहले आपका अगला क्वेश्चन है, तो केसीआर जो स्कीम है ये कहाँ की स्कीम है? कल्याणकारी योजना, सीधा सा पूछेगा। ये योजना है तेलंगाना की, तेलंगाना की योजना है भाई। योजना किस प्रकार की? कल्याणकारी, यानी कि कल्याणकारी कह सकते हो आप, यानी कि जनता की भलाई के लिए, यानी कि गरीबों की भलाई के लिए, जच्चा बच्चा की भलाई के लिए। इसे आरंभ क्यों किया गया था? क्यों? क्योंकि वहां पर जो मृत्यु दर थी, शिशु मृत्यु दर ज्यादा थी, बच्चे जन्म के समय मरते थे ज्यादा, इस वजह से इस बात को ध्यान में रखे इसको प्रारंभ किया गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। इसमें होता क्या था ये देखिए, प्रसव के बाद माँ को क्या किया जाता था? माँ को एक केसीआर किट दी जाती थी, केसीआर किट प्रदान की जाती थी। प्रसव के बाद केसीआर किट दी जाती थी। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केसीआर किट थी, इस किट में कितने आइटम होते थे? किट में आइटम कितने होते थे जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे? 16 आइटम, 16 सामान होते थे इसके अंदर। जैसे मैंने बताया आपको, डायपर है, उसके बाद आपका तेल है, साबुन है, और भी हाइजीन एंड सैनिटेशन का कुछ जो भी सामान था वो इसके अंदर शामिल रहता था। जिसमें जैसे हम देखिए कैनोकोट कह सकते हैं, खिलौने भी हो सकते हैं, डायपर भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग इससे ज्यादा कुछ चक्कर में ना पड़े। और इसको लॉन्च किसने किया था? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 2017 में इस योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? 2017 में तो सीएम साहब कौन थे? आपके चंद्रशेखर राव द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? चंद्रशेखर राव द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें जो बजट दिया गया था, वो बजट की अगर हम बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका, 605 CR, यानी कि 605 करोड़ जो रुपए बजट था वो इस योजना के तहत दिया गया था भाई, ठीक है। यहाँ पर हमने बात करी केसीआर किट की। केसीआर किट को तेलंगाना सरकार के द्वारा दिया गया था। जो शिशु मृत्यु दर थी वो ज्यादा होने के कारण, शिशु की सेफ्टी के कारण, ये गरीबों की मदद करने के कारण यहाँ पर दिए गए। इस किट के अंदर क्या होता था? बच्चे की केयर से संबंधित 16 चीजें होती थी, 16 आइटम होते थे, जिसमें मैं बात बता चुका आपको, खिलौने, डायपर, तेल, साबुन जो भी होता था वो इसके अंदर होता था। लेकिन ये होता कहाँ पर था? जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो बच्चे जन्म लेते थे, ओके, इसके लिए कुछ चीजें थी, वो आप लोगों को बता दिया मैंने। भ्रष्टाचार का आरोप था इसके ऊपर, भाई भ्रष्टाचार कैसे था ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस योजना की शुरू क्यों किया गया था? तो तेलंगाना में जो मृत्यु दर थी, IMR, जो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितना था भाई आपका? 28 मृत्यु थी। इस 28 मृत्यु में सुधार करने के लिए और इसको योजना को लागू किया गया। गर्भ अवस्था के हर चरण में ट्रैक किया जाता था, ये भी ध्यान रखेंगे, इसी के दौरान होता था भाई, ओके। इसमें 2-3 चीजें थी, जिसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों से ज्यादा वाली माँ इस से बाहर होती थी, या उन्हें ये किट नहीं दी जाती थी। दूसरा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो बच्चे थे उन्हें भी ये किट नहीं दी जाती थी, ओके। साथ ही बात करें, देखिए तेलंगाना सरकार, बालिका अगर बच्ची पैदा हो रही है, बालिका के पैदा होने पर कितने? 13,000 रुपए, और लड़के के पैदा होने पर कितना? 12,000 रुपए। यहाँ भी भेदभाव भाई, लड़के के पैदा होने पर कितने दिए जाते थे? 12,000 रुपए प्रदान करती थी। और माँ के NC चेकअप पूरा करने के बाद 3,000 रुपए दिए जाते थे। और मदर के जो चेकअप होते थे, चेकअप की बात करें, NC चेकअप जो नेसेसरी चेकअप कह सकते हो आप, उसके पूरा होने पर 3,000 रुपए प्रदान किए जाते थे। कितना? 3,000 रुपए प्रदान किए जाते थे। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बहुत शानदार आपकी केसीआर योजना थी, साथ ही इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता लग चुकी है भाई, ठीक है, ओके।
डिलीवरी के बाद 4,000 रुपए जोड़े जाते थे। खैर इतना ही पता होना चाहिए। किसकी योजना है? कल्याणकारी योजना तेलंगाना सरकार की है। प्रसव के बाद माँ को बच्चे से संबंधित विश्वास को 2017 में इसको शुरू किया गया। चंद्रशेखर राव शुरू ने दिया इसको। भ्रष्टाचार के इस पर आरोप लगे हैं। 1000 पर 28 मृत्यु दर थी। इस मृत्यु दर को सुधार करने के लिए दो बालकों से ज्यादा अगर बालक है तीसरा तो उसे ये सुविधा मिलेगी नहीं। साथ ही बात करें बालिका पर 13,000 और वैसे 12,000 रुपए प्रदान किए जाते थे केसीआर किट के तहत। भाई ये भी आप लोगों का बड़ा शानदार और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई। चलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में एक जनगणना आयोजित की गई है। किस राष्ट्रीय उद्यान में? मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, किस राष्ट्रीय उद्यान में अभी गिनती करी गई है, जनगणना की गई है, कह सकते हो आप, गिनती करी गई है किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो काजीरंगा। ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे भाई इसमें भी, ठीक है, क्योंकि मैं ये करवा चुका हूं आप लोगों को। तो सीधा जनगणना की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में जनगणना आयोजित की गई। किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस राष्ट्रीय उद्यान में गणना की गई? तो ये आपका काजीरंगा में भाई। कहां पर है? काजीरंगा के अंदर इसको किया गया। कहां भाई? काजीरंगा के अंदर इसको किया गया। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा। और ये आपका काजी जो रंगा है ये आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आप लोगों को, काजीरंगा जो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? और विश्व, ये क्वेश्चन आपके लिए कि यह जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल भाई। कैसा है ये आपका? विश्व धरोहर स्थल है। और हाल ही में जल मुर्गी की गणना की है। क्या हुआ इसके अंदर? वर्तमान में जल मुर्गी की गणना यहां की गई है। किसकी गणना की गई है भाई? जल मुर्गी की गणना यहां पर की गई। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2021 में थोड़ा सा डाटा दे देता हूं। देखिए 2021 में जो पक्षियों की संख्या है, पक्षियों की, ये काजीरंगा आपका उद्यान एक टाइगर रिजर्व और एक विश्व धरोहर भी है भाई। ये टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व के तौर पर भी इसको जाना जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। संख्या बढ़कर के, पक्षियों की संख्या 2021 में बढ़कर कितनी हुई है? बढ़कर ये आपकी होगी है 93,491। 2020 में कितनी थी भैया? 2020 के अंदर आपकी ये थी 34,284 और ये यहाँ पर आपकी 93,491। देखिए भाई थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है आवाज के अंदर आ रहा हो, क्योंकि बारिश हो चुकी है। आपको पता है हम क्लासे कहाँ बनाते हैं, जो मेरे स्टूडेंट है ऑफलाइन स्टूडेंट उन्हें पता है। तो ध्यान से सुनेंगे बात को। अगर एक बार समझ नहीं आती तो दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं भाई। ओके, साथ ही बड़ा सुंदर क्वेश्चन ये है कि इस जनगणना के अंदर पक्षियों की जनगणना में कितनी प्रजातियां? तो 126 प्रजातियां पक्षियों की। कितनी भाई? 126 प्रजातियां यहाँ पर पाई गई हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और हिरणों 868 हिरणों की जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 868 हिरणों की यहाँ पर सूची दी गई है। बताने को बहुत कुछ है बट ज्यादा कुछ नहीं। साथ ही इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए 40,000 हाव हिरण मिले हैं यहाँ पर। 40,000 होग हिरण। और जो 35, केवल 35 यहाँ पर क्या मिले? हाथी भी देखे गए हैं। हाथी कितने यहाँ पर? 35 हाथी यहाँ पर मिले हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। पहली जनगणना कब, पहली जो जनगणना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जनगणना कब हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली जनगणना की अगर हम बात करें, पहली जनगणना इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कब हुई आपकी? 2019 के अंदर। पहली जनगणना की बात करें तो पहली जनगणना कब हुई आपकी? 2019 के अंदर। एक क्वेश्चन आप लोगों का, जो इंसानों की जो जनसंख्या जनगणना हुई थी, जनसंख्या जनगणना पहली किसके कार्यकाल में हुई थी? ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये कि इसको रेगुलर किसके द्वारा किया गया था? रेगुलर किस, जो हर 10 साल में जनगणना होती है, इस जनगणना को रेगुलर किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला भाई। ठीक है, चलिए भाई। और साथ ही यहाँ पर दलदल हिरण भी मिले हैं। कैसे हिरण मिले आपको? दलदल, स्वेप्ट डियर जिसको कह सकते हैं, दलदल हिरण। दलदल हिरण कैसे रहेंगे आपके? स्वेप्ट, क्या बोलेंगे इनको भी यहाँ पे? एम्प्टी, स्वेप्ट डियर।
ये इनकी भी सूचना यहाँ पर मिली हमने। काजीरंगा एक क्वेश्चन ये आप लोगों का, काजीरंगा है क्या, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भी, इसके ऊपर ज्यादा कुछ बातें होने वाली नहीं है, ठीक है। ओके, अब कल एक क्वेश्चन हुआ था आप लोगों का, बड़ा इसको रफ कर रहा हूं मैं, साथ ही बात करें, क्वेश्चन था कल कि जो मध्य एशिया का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, उस शिखर सम्मेलन में, उस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेंगे, ये क्वेश्चन कल हो चुका था। लेकिन आज उसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और, वो जो कल आपका छूट गया था, क्वेश्चन ये था कि इसमें कितने देश के राष्ट्रपति यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट जो आपका है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, फर्स्ट इंडिया सेंट्रल 2022 का जो समिट है, उस समिट पर बात करेंगे भाई हम। अच्छा क्वेश्चन है, यहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलने के आसार रहेंगे। चलो, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, क्वेश्चन है आपका, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन में कितने राष्ट्रपति, कितने देशों के राष्ट्रपति भाई, सॉरी कितने देशों के राष्ट्रपति, क्वेश्चन थोड़ा फास्ट लिखता हूं मैं, थोड़ा ध्यान रखें, कितने देशों के राष्ट्रपति भाग लेने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं। देखिए ये जो शिखर सम्मेलन है आप लोगों का, इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, ये आपकी कब होने वाली है, इंडिया एशिया जो सेंट्रल समिट है, ये कब होने वाली है आपकी, 27 जनवरी को होने वाली है। मोदी साहब इसकी क्या करेंगे, ये बात हुई थी भाई अपनी, पीएम साहब, भारत के जो पीएम साहब हैं नरेंद्र मोदी साहब क्या करेंगे, मेजबानी करेंगे, ये भी बात हुई थी। आज का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 मध्य एशियाई देश, 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति, देशों के राष्ट्रपति इसके अंदर भाग लेने वाले, कितने देशों के भाई, 5 देशों के मध्य एशियाई देश। इसमें कौन कौन से देश होंगे जो भाग लेने वाले हैं, देखिए कजाकिस्तान है भाई आपका, कजाकिस्तान, साथ ही बात करें उज्बेकिस्तान है भाई, उज्बेकिस्तान, फिर आपका है तुर्कमेनिस्तान है भाई, तुर्कमेनिस्तान, फिर आपका कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया आपका, 1 2 3, और फिर आपका है तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान अलग भाई, तजाकिस्तान है, और फिर है आपका किर्गिज गणराज्य है, 5वां आपका क्या है, तो ये आपका किर्गिज गणराज्य है। ये देश भाग लेने वाले हैं भाई। भारतीय पहला मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जो वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, किस प्रकार से होगा आपका, ये वर्चुअली आयोजित होगा भाई। ये आपको पता वर्चुअली क्यों होगा, ये आप बताने की जरूरत नहीं है, समय खराब नहीं करेंगे, वर्चुअली आयोजित होगा, ये आप लोगों को पता। 5 देश, और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि इसमें से वो देश हैं जिनके साथ, अफगानिस्तान के साथ, ये देश अफगानिस्तान के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमाएं साझा करते हैं। किसके साथ भाई, अफगानिस्तान के साथ क्या इनकी सीमाएं लगती हैं। जैसा कि आपको पता है पीछे अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ था, तालिबान ने वहां की सरकार को हटा करके और खुद कब्जा कर लिया, और अफगानिस्तान के अंदर भारत ने निवेश कर रखा, कुछ और देशों ने निवेश कर रखा, वो सारा का सारा निवेश कैसा चला जाएगा, अबे खराब चला जाएगा। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है आपका निर्णय रहेगा। ओके, और इसमें चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अब भारत अब चीन के साथ 21 महीने गतिरोध में शामिल, 21 महीने से गतिरोध के अंदर भी शामिल है भाई, ये आप लोगों को पता है। चलो थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये जो आपका है प्रतिवर्ष आयोजित होता है भाई, प्रतिवर्ष, हर वर्ष में इसका क्या होता है, आयोजन होता है। साथ ही बात करें, इसमें मंत्रियों के बीच बातचीत होती है। पहला संवाद 2019, पहला संवाद कब 2019 में किया गया भाई, और जो आपके मध्य एशियाई देश हैं, मध्य एशियाई देश भारत के साथ 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के बारे में
बातचीत कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो अब जब 2019 में इसका पहला था तो वर्तमान में कौन सा, तीसरा भी। ये आप लोगों का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा शिखर सम्मेलन आपका, कौन सी समिट है, ये आपकी तीसरी समिट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण इसलिए है, देखिए फिर एक बार इसको बता देता हूं, जो फर्स्ट 2020 की होने वाली है, इसका शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 2019 में पहली बार हुई थी, 2021 में तीसरी बार हो रही है, और इस बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और 5 देशों के राष्ट्रपति इस बार इसमें भाग ले रहे हैं। वर्चुअल रूप से आपका ये आयोजन हो रहा है, और यहाँ पर गंभीर मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान के साथ सीमाएं लगने वाले जो देश हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये भी एक कुछ विशेष रहने वाला है, क्योंकि भारत ने भी अफगानिस्तान के अंदर निवेश किया था। तालिबान की वहां पर सरकार आने से वो सारा निवेश आपका कैसा जा सकता है, खराब जा सकता है। ये भी चीजें आप लोगों के बीच में रहने वाली है भाई, ठीक है। ओके, चलिए अगला बात करते हैं। देखिए अभी हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। देखिए बहुत तगड़ा सूचकांक आया है। सूचकांक मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, देख लेंगे आप लोग। देखिए सूचकांकों की अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में बहुत सारे सूचकांक मैंने आप लोगों को करवा भी दिए हैं, और जो अभी जो सूचकांक आ रहा है आपका वो बड़ा अच्छा सूचकांक है। डिजिटल सूचकांक जारी किया। सबसे पहले तो ये कि डिजिटल सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है, आपका आरबीआई जारी करता है डिजिटल भुगतान सूचकांक। क्वेश्चन है भाई आपका डिजिटल भुगतान सूचकांक कौन जारी करता है, डिजिटल भुगतान सूचकांक की बात करें कौन जारी करता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये डिजिटल भुगतान सूचकांक जो जारी करता है वो आपका आरबीआई करता है भाई, आरबीआई करता है, आरबीआई। ओके, आरबीआई ने जो अभी सूचकांक जारी किया है उसके अनुसार देखेंगे। देखिए हुआ क्या है कि कोविड-19 के आने के कारण लोगों ने डिजिटल भुगतान क्या किया, बहुत ज्यादा इसके अंदर बढ़ोतरी हासिल की गई है। लोगों ने बैंकों में जाना छोड़ दिया, कह सकते हैं। भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहा है और सुविधाएं भी मिल रही हैं, लोग सुविधाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर रही हैं। उसका सूचकांक यहाँ पर जारी हुआ। देखिए क्या हुआ भाई, इस सूचकांक के अनुसार मार्च 2021 की तुलना में क्या हुआ है, मार्च 2021 की अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो इसमें सितंबर 2021 में सितंबर 2021 के अंदर जो आपका बढ़कर के कितना 40% की बढ़ोतरी हुई। कितनी बढ़ोतरी हुई है, 40% की बढ़ोतरी हुई है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए मार्च 2021 की तुलना में और जो ये डिजिटल भुगतान है आपका कितना बढ़ गया है, तो आपके बीच में है। ऑनलाइन देन सूचकांक माप जो था या मार्च में छोड़ दो, स्पीकर को छोड़ सकते हैं हम। ओके, उसके बाद बात करेंगे। देखिए आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, 40% हुई है। और साथ ही बात करें आधार वर्ष, यानी कि कब से इसने इसको लेना शुरू किया, तो आधार वर्ष जो माना है वो कौन सा माना है, 2018। डिजिटल भुगतान सूचकांक का जो आधार वर्ष माना है वो कितना माना है, 2018। मार्च अवधि के लिए इंडेक्स स्कोर 100 पर सेट किया गया था और 3 साल के भीतर इंडेक्स वैल्यू कितनी हुई है। देखिए आधार वर्ष कितना हो गया आपका 2018 और मार्च अवधि के लिए कितना किया गया था, जो इंडेक्स था आपका, इंडेक्स 100 पर सेट था और इसके अंदर 3 साल के भीतर इंडेक्स वैल्यू कितने हुई, 3 वर्ष के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू है आपकी, इंडेक्स वैल्यू की अगर हम बात करें, देखिए इंडेक्स वैल्यू ये कितनी हुई है, 2.7 गुना बढ़ी है, 2.7 गुना बढ़ी है। सीधा सा पूछ लेगा डिजिटल भुगतान में इंडेक्स वैल्यू कितनी बढ़ोतरी हुई है, 2.7 गुना। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन इंडेक्स कितने पर सेट किया गया था मार्च अवधि के लिए, तो उसे 100 पर सेट किया गया था। साथ ही बात करें किसकी, तो आधार वर्ष के आपका 2018 माना गया था और मार्च 2021 से लेकर के सितंबर 2021 की अगर तुलना करते तो 40% आपका बढ़ा है। और बढ़ने का कारण क्या है, कोविड-19। ये भी आप चीजों को पता है, आप लोगों को पता है, भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। और ये जो इसका करता है, ये कौन करता है, आरबीआई करता भाई। चलो आरबीआई और भी कुछ प्रकाशन, देखिए आरबीआई द्वारा अन्य प्रकाशन भी होते हैं। देखिए और कौन कौन से प्रकाशन है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे जारी करता है, इसको एक बार रफ कर दूं। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखे जाने वाला भाई, आरबीआई से जुड़ा हुआ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन।
वो जमाना गया है जब आपसे पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कि कौन से अधिनियम, 1934 अधिनियम के तहत हुई थी, ये भी आप लोगों को पता है। आरबीआई प्राइवेट बैंक था स्टार्टिंग में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके नाम बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है, ये भी पता। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के लोगों ने देता है। आरबीआई क्या करता है और क्या करता है आरबीआई? आरबीआई भारत के अंदर है मुद्रण का काम करता है, मुद्रण को नियंत्रित करता है, मुद्रास्फीति पर मुद्रास्फीति की जो दर है उस पर भी नजर रखता है, ये भी आप लोगों को पता है। साथ ही ये जब प्राइवेट था तो पूछा जा सकता है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 49 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी आप लोगों को पता है। और इसका जो संबंध है, कौन सी समिति, कौन सी है आपकी समिति थी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। किसकी सिफारिश पर इसको बनाया गया था, कौन सा था, हेल्टन करके कोई समिति थी, देख लेना, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं। ये और क्या क्या करता है, विदेशी मुद्रा भंडारण, विदेशी, इसने इंडेक्स ये जारी कर दिया, उसके बाद क्या करता है ये मुद्रा भंडारण, विदेशी मुद्रा भंडारण पर रिपोर्ट भी कौन देता है, आपका आरबीआई देता है। कितने दिन बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में कितनी बार, वर्ष में 2 बार। देखिए जिस देश के पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होगा वो देश उतना ही आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार की जानकारी भी कौन देता है, आपका आरबीआई देता है, साल में 1 बार देता है। ओके, उसके साथ ही बात करें मौद्रिक नीति रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट भी कौन देता है, आपका मौद्रिक नीति रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी कौन देता है, आपका साल में, वर्ष में 2 बार होती है भाई, ये रिपोर्ट भी कौन देता है, आपका यही देता भाई साहब, आरबीआई। तीसरी बात करें, देखिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन देता है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये भी साल में 2 बार होती है, ये भी आपका आरबीआई देता है। कौन देता है, आपका आरबीआई देता है। चौथी बात करें, परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याश सर्वेक्षण, ये बड़ा अच्छा भाई, परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण, प्रत्याशा सर्वेक्षण साल में 4 बार, ये रिपोर्ट आपकी आरबीआई देता, साल में कितनी बार देता है, ये भी 4 बार आपकी रिपोर्ट होती है। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, और 5वीं जो रिपोर्ट आपकी, ये उपभोक्ता क्या हो जाएगी आपकी भी, उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, साल में ये भी 4 बार, वर्ष में 4 बार, ये भी वर्ष में कितनी बार होती है आपकी, 4 बार होती है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, डिजिटल भुगतान कैसे बढ़ाया, ये आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का भी इससे संबंध रहता भाई, एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किए गए प्रमुख उपायों के कारण एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को यूपीआई उपयोग शुरू करने की मंजूरी दी थी, जिससे क्या हुआ, यूजर बढ़े भी आपके। एनपीसीआई ने क्या किया, जो राष्ट्रीय आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो निगम है आपका, इसने इनको व्हाट्सएप से जोड़ा और जिससे यूजरों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, स्थापना की बात आपको पता है, 1935 अधिनियम पूछ ले तो ये पूछ ले, 1949, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता भी, ठीक है। चलिए, काफी बार इसमें हम बातचीत कर चुके हैं आपका। ओके भाई, लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई। देखिए लास्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में 21 तारीख को आपका कल एक दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस था? 21 जनवरी को एक बहुत बेहतरीन दिवस मनाया गया है। इस दिवस की मैं यहां पर बात करना चाहूंगा आप लोगों से, ठीक है भाई। चलिए, 21 जनवरी त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, 21 जनवरी क्वेश्चन में आपका 21 जनवरी को
कौन से राज्य स्थापना दिवस, कौन से राज्य तव दिवस मनाते हैं? स्थापना दिवस राज्य तव दिवस मनाते हैं, यानी कि इस दिन इनको क्या दिया गया था? राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आपका क्या हो जाएगा भाई? त्रिपुरा है, मणिपुर, मेघालय। भाई मेघालय ये राज्य अपना मनाते हैं भाई 21 जनवरी को। चलिए भाई कुछ टेक्निकल इशू पे चलते हैं, क्लास को बीच में रोकना पड़ेगा। आज हमने बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन करे हैं। देखिए मैंने क्लास को शेयर करना छोड़ दिया है भाई, मैंने क्लास में बोलना छोड़ दिया है। मेरा काम है सिर्फ क्लास ली और अपलोड कर दिया भाई। मेरा काम है क्लास को लेना और क्लास को अपलोड कर देना। आप जानो, आपका काम जाने क्या था। मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर दी है। मौसम बहुत ज्यादा खराब होता रहा है, यहाँ आवाज में डिस्टर्बेंस हो जाएगा क्लास के, इसके चलते मैं इस क्लास को क्या कर रहा हूँ? ऑफ कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे हम भाई। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। कल क्वेश्चन ये आपका जो बीच में रहा है, इस क्वेश्चन पे भी मैं बात करने वाला। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।